गुड मॉर्निंग क्लास 6। कल हमने पढ़ा था सोशल लाइफ के बारे में। नाउ आज हम पढ़ेंगे वर्ना और कास्ट सिस्टम के बारे में। इन ऑर्डर टू मीट ऑल नीड्स ऑफ द कम्युनिटी लाइफ, यानी कि अपनी सारी ज़रूरतें एक कम्युनिटी लाइफ के अंदर मिलने के बाद में आर्यंस ने डिवाइडेड किया इस समुदाय को 4 वर्ण के अंदर: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो थे उसमें थे पुजारी, जो परफॉर्म करते थे रिलीजियस परफॉर्मेंस को और सिखाते थे उनको। और क्षत्रिय वो फाइटर्स थे जो रूल करते थे और अपनी ट्राइब को प्रोटेक्ट करते थे। और वैश्य व्यापारी थे जो बिजनेस चलाते थे। और शूद्र एक मैनुअल जॉब करते थे और वो दूसरी इन तीनों क्लासेस की क्या करते थे, सेवा करते थे। किसकी? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की। ये सिस्टम जो था वो हेरिडिटी था, वंशानुगत नहीं था। सॉरी, जो मेंबर्स थे फैमिली के अंदर वो अडॉप्ट करते थे डिफरेंट वर्णास को। हाउएवर विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे समय गुजरता चला गया, वर्णा सिस्टम बिकेम रिगिड। वर्णा सिस्टम जो था वो कठोर होता चला गया, resulting in the caste system in which the son of a brahman became a brahman and the son of a vaishya became a vishya। तो इसी कास्ट सिस्टम की रिजल्ट ये रहा कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण और वैश्य का बेटा वैश्य बना। जैसा कि आप अपनी पिक्चर में देख सकते हैं कि ब्राह्मण का काम जो यज्ञोपवीत करना, क्षत्रिय अपने ट्राइब की रक्षा करना, वैश्य का काम व्यापार करना और शूद्र का काम इन तीनों की सेवा करना। नाउ इज हाउसिंग। अब उनके हाउस कैसे थे? आर्यंस के अर्ली वैदिक एज के अंदर रूलर और नॉमेडिक थे। जैसे कि हमने पहले ही सब देखा था कि वो नेचर के अंदर क्या थे, नॉमेडिक थे, बंजारे थे। उनका स्वभाव बंजारों की तरह था। वो मोस्टली बिल्ड करते थे कच्चा हाउस जो मड का बना होता था, चूने का और बैम्बो का। ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज दे सेटल डाउन एट वन प्लेस विच ग्रेजुअली रिजल्टेड इन लार्ज टाउन एंड सिटीज। पहले तो वो जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर अप डाउन करते थे, लेकिन धीरे धीरे जो उसका रिजल्ट ये रहा कि उसका एक प्लेस के अंदर उन्होंने रहना सेटल किया था। उसके बाद उसका रिजल्ट ये बना कि लार्ज टाउन और सिटीज जो है वो डेवलप होने लग गई, जैसे कि काशी, विदिया, कौसंबी, अयोध्या, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्था एक्सेट्रा। अब उनके जो हाउसेस थे वो बैक्ड ब्रिक्स के हो गए और वो यूज करने लगे मड और लाइम को उसके साथ में, लाइम चूना। जो रूफ्स जो थे उससे सपोर्टेड हो रहे थे वुडन बैम्स के साथ में, लकड़ी की कड़ी के साथ में। डोर्स पे जो कड़ी लगी हुई थी ना, वैसे उनकी कड़ी लगी हुई थी और विंडो जो थे वो वुड के बने हुए थे। नाउ इज ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स। आर्यंस बहुत ही सिंपल ड्रेस पहनते थे। एक अंडर गारमेंट जिसको धोती बोला जाता था और नीवी जो कमर के ऊपर लपेटी हुई धोती की गांठ होती थी, और अपर गारमेंट को वासा बोला जाता था। और एक कलोएक था, कलोएक जिसको अधिवासा बोला जाता था। वो एक लंबा अंग रखा था। मैन जो थे वो टर्बन्स पहनते थे, जबकि वुमन जो थी वो अपने सर तक एक लॉन्ग क्लोथ पहनती थी, मतलब कवर करके रखती थी अपने हेड को एक लॉन्ग क्लोथ के साथ में। मैन और वुमेन दोनों ऑर्नामेंट्स पहनते थे जो कि सोने और चांदी के बने होते थे। ऑर्नामेंट्स फ्लावर्स के भी बने होते थे, उनका भी उस समय प्रचलन था। नाउ इज फूड। आर्यंस जो थे वो देहाती लोग थे जो क्रॉप्स कल्टीवेट करते थे और कैटल को पालते थे। इसीलिए उनका फूड जो था वो कॉम्प्राइज कर रहा था ग्रेन्स, जैसे कि वीट हो गया, बेरली हो गया, राइस हो गया, हनी, फ्रूट्स और वेजिटेबल, और इसी के साथ मिल्क प्रोडक्ट्स भी थे। 2 टाइप्स की वाइन थी उस टाइम में, सोमा एंड सुरा। फॉर्मर सोशली एक्सेप्टेड किया गया था और ऑफर्ड था गॉड्स के लिए। हाउएवर ऑफर्ड टू गॉड्स, यानी कि एक फॉर्मर वॉज सोशली एक्सेप्टेड एंड वॉज इवन ऑफर्ड टू गॉड्स, यानी कि वो भगवान में भी वो लोग विश्वास करते थे और उसको भी अपने सामाजिक चीजों में एक्सेप्टेड करते थे। बाद में उनको उसकी भी हाउएवर द लैटर वॉज कंडेम्ड एज इवल, और बुरे कार्यों की वो निंदा करते थे। नाउ इज रिक्रिएशन। आर्यंस को The Aryans were fond of both indoor as well as outside activities for recreation। आर्यंस को बाहर की और अंदर की दोनों एक्टिविटीज जो थी वो पसंद थी। वो लाइक करते थे डांस, म्यूजिक और चौपड़। चौपड़ पता है ना आपको, ये देखो पिक्चर में दे रखा है चौपड़। ये सारी चीजें जो थी वो इंडोर एक्टिविटीज थी उनके लिए, जबकि चैरिट रेसिंग यानी कि रथ की जो रेसिंग करते थे वो, हंटिंग और रेसलिंग जो थे वो पॉपुलर आउटडोर एक्टिविटीज थी। इसी के साथ वो पसंद करते थे वेराइटी ऑफ वेपन्स, बहुत सारे वेपन्स की वेराइटी, जैसे कि तलवार, भाला, धनुष, गदा, सोटा जिसको बोलते हैं। ये सारी चीजें जो थी वो भी उनको पसंद थी। या आप देख सकते हैं चॉपर, चैरिट रेसिंग, स्वॉर्ड फाइटिंग, है ना। नाउ इज रिलीजियस लाइफ।
रिलीजन फॉर्म करता था बहुत ही मुख्य रूप से आर्यंस के लिए, आर्यंस की लाइफ को वो पूजा करते थे कई गॉड और गॉडेस की। वहां पर कोई टेम्पल्स नहीं थे अर्ली वैदिक एज में। उनके चीफ फॉर्म जो वर्शिप का था वो कंडक्ट करता था यज्ञा को, जो रिलीजियस सेक्रीफाइसेस जो होते थे वो परफॉर्म करते थे और उसी के साथ में वो उसी के अंदर जो है उस चीज को मानते थे। पॉपुलर गॉड्स वर्शिप करते थे उनके द्वारा इंक्लूडेड इंद्रा और रैन गॉड, अग्नि जिसको फायर गॉड बोला जाता था, सूर्य सन गॉड, और चंद्रमा जो कि मून गॉड माना जाता था। ब्राह्मण्स यज्ञ करते थे। वो बिलीव करते थे कि सुप्रीम गॉड जो है वो एग्जिस्टेंट करते हैं सभी गॉड और गॉडेस के अंदर। हमारी द अटेनमेंट ऑफ हुम वॉज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, यानी कि उनकी प्राप्ति जो है वो हमारे जीवन का ही उद्देश्य है। हाउएवर जैसे जैसे समय गुजरता चला गया, यज्ञ जो था वो एक्सपेंसिव अफेयर बनता चला गया और सभी लोग जो थे उनके लिए परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए लोग ये खोजने लगे सेल्फ रियलाइजेशन की, और वो बिलीव करने लगे लाइफ की, जिंदगी के बाद में, लाइफ आफ्टर डेथ। द थ्री मोर वेज ऑफ अटेंडिंग सेल्फ रियलाइजेशन वर द जन्ना मार्ग और द पाथ ऑफ नॉलेज, यानी कि तीन जो बहुत ही अच्छे रास्ते थे जिससे कि आत्म जो निरीक्षण हम लोग बोल सकते हैं, रियलाइजेशन जो होता है वो हो रहा था जन्ना मार्गा जो कि पाथ था नॉलेज का, और भक्ति मार्ग जो कि पाथ था गुड कंपनी का, और कर्मा मार्ग जो पाथ था एक्शन का, यानी कि हमारे कर्मों का। ये माना जाता था कि एक पर्सन वो अटेंड कर सकता है मुक्ति को और सेल्फ रियलाइजेशन को बाय फॉलोइंग एनी ऑफ दीज थ्री पाथ्स। इन तीनों पाथ्स के अंदर अगर जो है हम लोग कुछ भी हासिल करना चाहे, अपने सेल्फ रियलाइजेशन को हासिल करना चाहे, तो हमें जो है इन तीनों पाथ को में से एक को जो अटेंड करना पड़ता है। बाय मुक्ति वॉज मीन्ड एमेंसिपेशन फ्रॉम द सर्कल ऑफ बर्थ रीबर्थ। मुक्ति के द्वारा ही जो है हम अपने जन्म पुनर्जन्म के साइकिल से जो मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, और वो बिलीव करते थे लाइफ आफ्टर डेथ। इन सभी के साथ में कुछ दूसरे गॉड्स भी थे जिसकी वर्शिप करते थे। कुछ इंपॉर्टेंट जो थे उसमें से थे ब्रह्मा, विष्णु और महेश। महाभारत और रामायण में हैड मेड कृष्णा और रामा पॉपुलर डेटीज। रामायण और महाभारत के अंदर कृष्णा और रामा को जो है बहुत ही पॉपुलर जो है देवता के रूप में माना जाता था। लेटर वैदिक एज के दौरान ये टेम्पल्स जो थे वो बिल्ट हुए थे। जैसे हम लोग देख सकते हैं मैन ऑफरिंग वाटर टू द सन, क्योंकि वो सन को भी देवता मानते थे। नाउ इज एजुकेशन। एजुकेशन एक्सेप्टेड की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था उनकी लाइफ का। ये रीजन था कि फर्स्ट 25 ईयर्स जो थे लाइफ के वो एक्सेप्टेड किए गए थे। ब्रह्मचर्य आश्रम में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जहां पर एक बच्चा जो एजुकेटेड होता था गुरुकुल और आश्रम में, किसकी गाइडेंस में, टीचर या ऋषि की गाइडेंस में। टीचर और शिष्य साथ में रहते थे जंगल के अंदर। जब आश्रम बनाए जाते थे वो बहुत ही दूर बनाए जाते थे, जहां पर किसी भी तरह कोई नॉइज नहीं होता था, कोई शोर शराबा नहीं होता था, पॉल्यूशन नहीं होता था सिटीज के अंदर। उनका म्यूचुअल रिलेशनशिप तो जो था दोनों के अंदर, वो फादर और सन की तरह था, मतलब बेटे की तरह मानते थे वो उसको। एक शिष्य लर्न करता था कि कैसे उसको रीड करना और राइट करना है, चाहे वो आर्थमेटिक हो, अंकगणित हो, साइंस हो, पॉलिटिक्स हो, एग्रीकल्चर हो या एनिमल हस्बेंड्री हो। वो उनको टॉट करते थे रिलीजियस टेक्स्ट जैसे कि वेदास, जो बहुत ही रिक्वायर्ड थे उस टाइम में, जो कि लर्न किए जाते थे। कोई भी फीस चार्ज नहीं करते थे अपने एजुकेशन के लिए। वो आश्रम जो दिए जाते थे वो रूलर्स के द्वारा दिए जाते थे और रिच लोगों के द्वारा दिए जाते थे। जब एजुकेशन का एंड हो जाता तो एक गुरु दक्षिणा और फीस जो है वो चार्ज की जाती थी, जो कि इकोनॉमिक स्टेटस को, यानी कि वो शिष्य जो है वो अमीर या गरीब है, उसकी इकोनॉमिक स्टेटस को ध्यान में रखते हुए ये गुरु दक्षिणा फीस जो है वो चार्ज ली जाती थी। टीचर ऑक्यूपाइड करता था एक बहुत ही हाई प्लेस सोसाइटी के अंदर। नाउ इज ग्रोथ ऑफ नॉलेज एंड साइंस। स्कॉलर्स डिवोटेड करते थे उनकी होल लाइफ को एक ग्रोथ ऑफ नॉलेज ऑफ साइंस की। जो सब्जेक्ट थे आर्थमेटिक, अंकगणित, अलजेब्रा जिसको हम बीज गणित कहते हैं, जैसे आपको याद है ना मैथ्स में 5 स्क्वायर 2 माइनस 6xy प्लस 7, ये सब अलजेब्रा है। जियोमेट्री, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी, इसमें भी उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया। वो भविष्यवाणी कर सकते थे उन घटनाओं के बारे में जो सोलर में होती है, चंद्रमा संबंधी जो ग्रहण होते हैं, इन सब में वो यकीन करते थे। जो एक्यूरेसी है साइंस की वो उन दिनों की वो इमेज कर सकते हैं मॉडर्न साइंटिस्ट की तरह। नाउ इज इकोनॉमिक लाइफ, ऑक्यूपेशन। इसके द्वारा आर्यन जो थे वो नॉमेडिक थे, जैसे हमने देखा कि वो बंजारों की तरह घूमते थे, उनका अपना नेचर था, स्वभाव था, और वो प्रैक्टिस करते थे एग्रीकल्चर की एज वेल एज, मतलब बहुत अच्छी जो एग्रीकल्चर की भी प्रैक्टिस कर रहे थे। वो प्रोफिशिएंट थे ग्रोइंग करने में डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स के, जैसे कि वीट, राइस, बेरली, मिलेट्स, बाजरा, कॉटन, ऑयल सीड्स, इसी के साथ में फ्रूट्स और वेजिटेबल। एनिमल हस्बेंड्री उस समय प्रचलन में था।
वो एनिमल्स का यूज करते थे ड्राइंग कार्ड्स और प्लग्स के रूप में। वो मिल्क एनिमल दे मिल्क्ड एनिमल्स फॉर फूड। द डोमेस्टिक काउज, शीप्स, ऑक्सन, गॉड्स, डॉग्स एंड हॉर्सेज, यानी कि वो इसको पालते थे। काव जो थी उसको एक सैक्रेड प्लेस दिया जाता था एंड इट कुड नॉट बी हर्ट इन एनी वे, जो उसको हर्ट भी नहीं करते थे। एंड हार्श पनिशमेंट फॉर प्रिस्क्राइब्ड फॉर एनी हर्ट टू द काव, उनके लिए किसी भी तरह की किसी भी काव के लिए एक ऐसी भी पनिशमेंट नहीं रखी जाती थी या उनको मारा नहीं जाता था। इवन वर्शिप मदर काव, वो जो है गांव की एक माँ की तरह पूजा करते थे। दे ऑल्सो प्रैक्टिस अदर ऑक्यूपेशन, इसी के साथ वो दूसरा ऑक्यूपेशन भी करते थे, जैसे कि वेविंग हो गया, स्पैनिंग, पॉटरी, कारपेंट्री, मेटल वर्क, लेदर वर्क एक्सेट्रा। जब आयरन की डिस्कवरी हुई तो ऑक्यूपेशन जो था आयरन स्मिथ का, आयरन स्मिथ बोलते हैं एक ऐसा वर्कर आयरन का जो बनाता है और रिपेयर करता है जो यूटेंसिल्स होते हैं ना आयरन के, उसको, तो उसे वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। टूल्स और वेपन्स जो थे वो भी उससे इजीली बना सकता था। आयरन सेटल डाउन हो गए थे एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ड्यूरिंग वैदिक एज के दौरान, लेकिन ये ऑक्यूपेशन जो थे वो स्पेशलिस्ट हो रहे थे उस टाइम में। नाउ इज ट्रेड, व्यापार। अर्ली वैदिक एज के दौरान आर्यंस जानते नहीं थे वेट्स और मेजरमेंट के बारे में, कितना नाप होता है किसी भी चीज का, कितना वेट्स होता है। तो काव वॉज एक्सेप्टेड एज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट। काव जो थी वो उन्होंने एक्सेप्टेड की थी कि मेजरमेंट के दौरान एक बार्टर सिस्टम जो था वो इम्प्लीमेंट था। बार्टर सिस्टम किसको बोलते हैं? एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु लेना। लेटर उसके बाद में वैदिक एज में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड जो था वो चलन में आया। इवन सी ट्रेड जो थे वो मेंशन हो रहे थे वेदास के अंदर। वो जानते थे अदर सिविलाइजेशन और उन्होंने लर्न किया एक नंबर ऑफ एक्यूपेशन उसमें से, जैसे कि कटिंग ऑफ ज्वेल्स को, रंगाई को। बार्टर सिस्टम जो था वो धीरे धीरे उसका प्लेस ले लिया था कॉइन्स ने, यानी कि अब जो कोई भी वस्तु जो खरीदते उसको जो है कॉइन्स उसको देने पड़ते। नाउ इज पॉलिटिकल लाइफ। जैसे कि आर्यंस मूव हुए थे जेनेटिक प्लेन्स की तरफ फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट में, उन्होंने स्टार्टेड किया था एक सेटल लाइफ लेटर वैदिक एज में। इनिशियटली उन्होंने एक स्मॉल ट्राइब्स जो थी और क्लेन्स जो थे वो उन्होंने एक राजन के कमांड में रहने स्टार्ट किए थे, जो एक ब्रेवेस्ट और वाइजेस्ट था उन सब में से, यानी कि जो सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे ज्यादा बुद्धिमान जो था उनको उन्होंने एक रिकमांड किया था राजन के रूप में। लेकिन जैसे समय गुजरता चला गया, जो पोस्ट थी राजन की वो हेरिडिटी के साथ हुई, वंशानुगत। जैसे कि जो राजन जो जिस पोस्ट पे बैठा उसके बाद में उसका बेटा ही राजन बनेगा। ही रूल्ड विद द हेल्प ऑफ पॉपुलर असेंबल्स, उसने रूल किया था। उसकी जो साथी थे जैसे कि सभा और समिति। सभा एक जनरली असेंबली थी जहां पर सभी जो ग्रोन अप पीपल जो थे, मतलब वृद्ध हम लोग बोल सकते हैं, वो पार्टिसिपेट करते थे। जबकि समिति जो थी वो असेंबली वो एल्डर्स के लिए थी। ठीक है, ग्रोन अप पीपल और ग्रोन अप पीपल जो के लिए थी सभा, और जो समिति जो थी वो एल्डर्स के लिए थी। ठीक है, यानी कि बूढ़े बुजुर्ग के लिए। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको मिस्टेक कर दिया है। ग्रोन अप यानी कि जो जवान लोग हैं उनके लिए सभा थी, और जो समिति जो थी वो एल्डर्स के लिए थी। तो जो किंग जो था वो असिस्टेड कर रहा था कई सेवरल मिनिस्टर्स के साथ में, अपनी ड्यूटीज निभा रहा था। टू इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स जो थे उस टाइम थे पुरोहित, जो स्पिरिचुअल हेड और एडवाइजर था, और दूसरा जो था वो सेनानी था, जो आर्मी कमांडर था। ये कमांडर मैन ऑफ हाई कैरेक्टर के थे, जो मोरल बाइंडिंग कर रहे थे राजा के साथ में। लोग ऑफर कर रहे थे गिफ्ट राजा को, उसी के साथ में वो यूजुअली मीटिंग भी कर रहे थे, उनके जितना भी लागत लगता है रूलर का। जैसे जैसे समय गुजरता चला गया, आर्यंस ने ऑर्गेनाइज किया अपने आप को एक लार्जर किंगडम्स, पावरफुल किंग्स एट द हेड के रूप में। राजा जो था वो अपने आप को महाराजा और सम्राट डिपेंडिंग अपॉन द टेरिटरी अंडर देयर रूल, यानी कि वो जो है अपने आप को महाराजा और सम्राट माना जाता था, जो कि सारे क्षेत्रों के अंदर जो है अपने आप को अपना जो है रूल चलाता था। उसमें से कुछ पावरफुल किंगडम्स जो थे उस टाइम वो इंक्लूड हो रहे थे काशी, मगधा, कुरु, पंचाला, कोशाला, अंगा एक्सेट्रा। राजा अक्सर एक दूसरे के साथ, मतलब एक राजा दूसरे राज्य के राजा के साथ में लड़ता और अपनी जो टेरिटरी को एक्सपेंड करता, बढ़ाता। अश्वमेध यज्ञ पॉपुलर सेक्रीफाइस था राजा के क्षेत्र के टाइम में, कि उसके राजा के क्षेत्र को किस तरह से बढ़ाना है। लार्ज किंगडम had a chain of official who looked after different aspects of administration like collection of taxes, justice, लॉ एंड ऑर्डर, कंस्ट्रक्शन ऑफ पीपल प्लेसेस एक्सेट्रा। यानी कि उस टाइम में जो किंगडम था उसमें कई तरह का एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता था, जैसे कि टैक्स को कलेक्ट करना, न्याय करना, कानून बनाना, उसको ऑर्डर देना, कंस्ट्रक्शन करना पब्लिक प्लेस को, ये सभी। नाउ इज वॉरफेयर। जैसे किंगडम्स लार्जर होता चला गया, राजा मेंटेन करता अपने वेल एक्यूपाइड आर्मीज को। डिस्कवरी जो आयरन की थी वो हेल्प कर रही थी मैन्युफैक्चर करने को बेटर वेपन्स, जैसे कि लेंसेज, भाला, स्पेयर्स, बर्छी, तलवार,
मैकिसिस गधा, जेवलिन जो भाले की तरह ही होता है। तो ये आर्मी जो थी वो डिफरेंट डिपार्टमेंट की थी, जैसे जो फूड पर सोल्जर्स थे, एनिमल्स पर सोल्जर्स थे, हॉर्सेस पर सोल्जर्स थे, कैरेट सोल्जर्स थे, वो एफिशिएंट, दे वर वेरी एफिशिएंट इन कैरेट वॉरफेयर एंड बो एरो। वो बहुत ही एफिशिएंट थे। जो रथ युद्ध होता था और जो धनुषबाण होता था उसमें वो बहुत ही पर्याप्त थे। नाउ इज कैलोलिथिक सेटलमेंट इन द साउथ। हमने पढ़ा कि जब हड़प्पा सिविलाइजेशन देखा कि कॉपर एज में हुई थी, तो वहां पर कैलोलिथिक सेटलमेंट था। डेक्कन कवरिंग जो एरिया थे राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटका के, ये कैलोलिथिक सेटलमेंट जो थे उसमें से कुछ जो प्री हड़प्पा यानी हड़प्पा से पहले और कुछ जो थे वो कंटेम्पररी थे हड़प्पा के, और कुछ जो थे वो हड़प्पा के बाद के थे। नाविस की स्टडी द डेक्कन। इंपॉर्टेंट कैलोलिथिकल साइट्स जो थी वहां पर ये खुदाई में मिले हैं। जो प्लेसेस आपके दे रखे हैं ये सब खुदाई के अंदर मिले हुए हैं। नाविल सोशल लाइफ। कैलोलिथिक सेटलमेंट्स जो था वो प्राइमरली रूरल था, यानी कि एक जो शहरी तरह का ही था। वहां पर डिस्कवर हुआ था आयरन ड्यूरिंग द नियोलिथिक एज के दौरान। उन्होंने एंटर किया था आयरन एज के अंदर स्टोन एज से, लेकिन वो जानते नहीं थे कॉपर के बारे में। वो टूल्स और वेपन्स बनाते थे आयरन से। उनका मेटल पॉटरी जो था वो क्वाइट रिमार्केबल, बहुत ही अद्भुत माना जाता था। जो पॉटरी थी मेटल की, ये पेंटेड की गई थी रेड और ब्लैक कलर से। वो मास्टर नहीं थे यूज करना एनिमल्स का एज वेल एज द आर्यंस, यानी कि जिस तरह से आर्यंस यूज करते थे वैसे वो जो है उसमें दक्ष नहीं थे। वो कंस्ट्रक्ट करते थे अपने हाउस को, यूजिंग करते थे स्टोन, मड ब्रिक्स और मड को। वो यूज करते थे स्टोन और अपने हाउसेस को बनाने के लिए ताकि वो स्ट्रांग बन जाए, और इसी के साथ लाइन को यानी कि चूने को, जिससे कि वो अपने हाउसेस को अच्छे से पेंट कर सके। कैलोलिथिक पीपल कल्टीवेटेड करते थे खरीफ और रबी क्रॉप्स को। उनकी मेन क्रॉप्स जो थी वो थी गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, मसूर की दाल, ग्रीन पीस, ब्लैक गार्म, बाजरा, रागी एक्सेट्रा। उन्होंने मेंटेन किया था अपने ट्रेड रिलेशन को दूसरे सेटलमेंट के साथ में। उनकी जो चीफ आर्टिकल्स थी ट्रेड की वो थी पल्सेस, दालें, अनाज, सीप, सोना और चांदी की ऑर्नामेंट्स। जो बुलक कार्ट्स जो थी वो यूज की जाती थी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रेड करने के साथ, जैसे जैसे समय गुजरता चला गया। जो अदर क्राफ्ट्समैन और ऑक्यूपेशन जो थे, जो काम धंधे जो थे वो सामने आए, जैसे कि ज्वेलरी, वेविंग और डाइंग, रंगाई, छपाई, बुनाई जो भी है। लोगों ने वर्शिप करना स्टार्ट किया मदर गॉडेस को और बुल को। ये एविडेंस, दिस इज एविडेंस टू शो, इस एविडेंस से ये पता चलता है कि वो वर्शिप करते थे एक देवता को जो शिव जी की तरह लगते थे, जैसे कि पाशुपति। और पेंटिंग किया उन्होंने, दर्शाया गया इसको सराउंडेड बाय एनिमल्स एंड बर्ड, जिसमें बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स थे। ये ऐसा शायद है कि गणेशा भी उस समय वर्शिप किए जाते थे। और जो ब्यूरल साइट्स थे वो प्रूव करते थे, बिलीव करते थे लाइफ आफ्टर डेथ। ओके, नाउ योर लेसन इज एंडिंग हियर। अब हम लोग जो है अदर एक्टिविटीज जो आपकी है टिक द करेक्ट ऑप्शन वो हम लोग कल करेंगे। टिल देन थैंक यू।